हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम जाने माने एनालिस्ट और गल्फ के मामलात, वेस्ट एशिया के मामलात के एक्सपर्ट जनाब आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं। आज जब हमारी बात हो रही है तो अब से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बहुत ही दिलचस्प जो दो पहलू नजर आए हैं। एक तो ये कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, उसके लिए नेतन्याहू ने नाम पेश किया और ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया, और गाजा को खाली कराने के प्रोजेक्ट पर बात हुई। उसके अलावा क्या क्या हुआ, जो कुछ मीडिया में आया वह बहुत ही दिलचस्प है। ग्राउंड पर हालात कुछ, व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान हालात कुछ। उसके अलावा भी कई इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सारे मामलात पर, गाजा के मामले पर, ईरान के मामले पर अमेरिका और इजराइल के बीच में बेहतरीन तालमेल है। और भी कुछ इश्यूज हैं जिस पर बात करेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि ये ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं ऐसी हालत में जबकि हमास अपनी शर्तों से पीछे नहीं हट रहा और कतर में बातचीत कभी नाकामी की तरफ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि शायद कोई कामयाबी मिलेगी। आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें दो या तीन पहलू हैं। एक तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा हिमायती है इसराइल का। उनके सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं इस बार इसराइल को आमादा करूंगा कि जंग रोके और सीज फायर जल्द से जल्द हो। तो इसमें बातचीत के लिए वो मिस्र और कतार के लगातार हिमायत करते आ रहे हैं और इसी सिलसिले में शायद नेतन्याहू को भी बुलाए हैं। अहम मुद्दा वो कह रहे थे कि हम बातचीत करेंगे इस सीज फायर के लिए। लेकिन नेतन्याहू जो है लगातार सीज फायर की बात मानता है, लेकिन पीछे भी हटता है क्योंकि उनके सपोर्टर जो है सीज फायर वहां नहीं चाहते गाजा में और जंग को जारी रखना चाहते हैं। तो नेतन्याहू जो है अमेरिका का प्रेशर और उनके मिनिस्टर के प्रेशर के बीच में पकड़ा गया है, सपड़ गया है। तो अब देखना होगा कि 60 दिन का सीज फायर के बारे में लौट के आके बातचीत में क्या नई पेशकदमी होगी बोल के। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल का जो है एम, हमास को खत्म करना, वो नामुमकिन नजर आ रहा है इसराइल को भी और पूरी दुनिया को भी। इसलिए कि हमास अभी बहुत ही एक्टिव है। हर दिन यहूदी सिपाही वहाँ चार पांच बोल के जख्मी होते हैं, मारे जाते हैं। और जो है वो पूरी तरह अपना तसल्लुत गाजा के ऊपर अभी तक नहीं रखे हैं। तो इसमें जो है अमेरिका भी फ्रस्ट्रेटेड है कि ये जंग बहुत तवील अरसे तक खींची जा रही है और अमेरिका के अंदर भी खुद आवाजें बुलंद होती जा रही हैं, यूनिवर्सिटी से लेके सड़कों पे और एडमिनिस्ट्रेशन में और कांग्रेस में वगैरह, कि ये जंग जो है इसका जल्द से जल्द खात्मा करना चाहिए। और जो नरसंहार हो रहा है, वो जो लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं वहां से जो तस्वीरें आते हैं कि लोग लंबी कतार में बच्चे, बूढ़े, औरतें खड़े हैं और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये बहुत ही जराइम जो है हर दिन हो रहे हैं। हर दिन 100 के करीब लोग मारे जा रहे हैं, वहां फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो इससे पूरी दुनिया में जो है नफरत फैल गई है। इसराइल के खिलाफ तो पहले फैल गई थी, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी और अमेरिका के अंदर भी जो है लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कैसी दोहरी पॉलिसी है। आप यूक्रेन की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते और यहाँ जो है सपोर्ट कर रहे हैं दिन रात इसराइल का। तो इसराइल के अमेरिका के दोस्त भी, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, वहां भी जो है काफी अपोजिशन हो रही है सड़कों पे, पार्लियामेंट में, हर तरीके से ये दबाव पड़ता जा रहा है। और इसराइल का जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ इतने लंबे अरसे तक फौज तैनात करना गाजा में
तो काफी महंगा हो रहा है और असला बारूद का सप्लाई भी जो है काफी खर्च हो रहा है। और इसराइल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी उस पर भी काफी मुतासर हुआ है ये जंग की वजह से। तो इन सब को लेके जो है तशवीश जाहिर कर रहे हैं इसराइल के अंदर ही, क्योंकि हर दिन वाज मुजाहरे हो रहे हैं वहां भी नेतन्याहू के खिलाफ कि ये बंदियों को, इसराइलियों को वापस ले आए, सीज फायर करो बल्कि। तो इन सब को देखते हुए और अमेरिका के दोस्त भी, चाहे वो मिस्र हो या कतार हो या सऊदी हो या बहरीन, दूसरे भी, वो भी जो है ये जंग से तंग आ गए हैं कि वहां की जनता में भी आक्रोश बढ़ रहा है और उन पर भी दबाव पड़ रहा है। और इन सब को देखते हुए और ईरान सबके सबसे ज्यादा ईरान का, हिजबुल्लाह का, ये हूतियों को फायदा हो रहा है उनकी नजरों में, क्योंकि हूती जो है लगातार मिसाइल दागते आ रहे हैं दिन रात और इसराइल भी बमबारी करता आ रहा है। तो ये खदशा जो है कि जंग तवील अरसे तक खींची जाएगी और इसराइल इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा बोल के, ये सब वजूहात की वजह से शायद जंग बंदी इस बार शायद 60 दिन के लिए होंगे। लेकिन फिर भी नेतन्याहू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और अगर उल्लंघन होता है तो ट्रम्प भी जो है बेबस होके पिछली बार की तरह सेकेंड और थर्ड फेज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शायद इस बार भी वही हुआ, क्योंकि हमास जो है अड़े हैं कि पूरी इसराइल की फौज गाजा से हटना है और जो यहूदियों को दिए हैं वो सिर्फ 10 लोगों को वापस देंगे, जो 50 में से जो जिंदा हैं उनमें से। जी। अच्छा, ये कैसा, कौन सी वो सोर्सेज होती हैं, हो सकती हैं, जिसकी बुनियाद पर ट्रंप कहते हैं कि इस हफ्ते जंगबंदी हो जाएगी, और नेतन्याहू उनके नफ्सियात से ऐसे खेल रहे हैं जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपको नोबेल प्राइज के लिए हमने नॉमिनेट कर दिया है, ये भी कातिल वो भी कातिल, दोनों ऐसे कातिल मिलकर के एक दूसरे को इनाम बांटने की बात कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी अंधी, बहरी और निकम्मी हो गई है कि नोबेल पीस प्राइज का ऐसे कातिल के लिए नॉमिनेशन पाकिस्तान से पहले करा लिया, अब इजराइल से करा लिया? आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या क्या ये इसी सिविलाइज दुनिया का हिस्सा है जिसमें इतने बड़े कत्ल में मुलविस, कत्लेआम में मुलविस वो लोग एक दूसरे को इनाम दे रहे हैं? क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्डर इसी चीज का नाम है क्या? नहीं, आपका पहला सवाल जो नेतन्याहू क्यों किया है और क्या लेन देन हो सकती है, देखिए ये नेतन्याहू बहुत चालाक वजीर आजम है। तो इतने साल वजीर आजम बन के रहना इसराइल में कोई मामूली बात नहीं है। तो एक तरफ तो वो जंगबंदी को ना बोल के नहीं बोल सकता, ट्रंप की बात को वो ठुकरा नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता, तो वो टेक्निकली मान लेगा, लेकिन बातचीत में और नई डिमांड्स रखेगा दोहा में या मिस्र में। तो वो तो जाहिरी बात है। लेकिन इस सीज फायर को एक्सेप्ट करने के बदले में वो कुछ और चाहेगा, जैसा लेबनान में हिजबुल्लाह को अपने हथियार सरेंडर करने के लिए दबाव डालना लेबनान की हुकूमत के ऊपर, और ईरान के ऊपर कुछ और नई कार्रवाई करने की साजिश में भी अमेरिका को मुलविस करना चाहता है, क्योंकि उनका जो असल मकसद था वो कुछ हद तक कामयाब हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का, लेकिन उनका असल मकसद जो रजीम चेंज का था, तख्ता पलटना था। तो अभी आयतुल्लाह की गवर्नमेंट जो है बरकरार है, मजबूत है, और उनको कैसा कमजोर करके अंदर से गिराना या दोबारा बमबारी करके क्या करना है बोल के उस पर भी तवज्जो जरूर है कि, और पूरे आलमी रिएक्शन का भी जायजा लेंगे वो कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसके नताइज क्या होंगे गाजा के पर और यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरे मसले जो अमेरिका को और इसराइल को घेर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके ये कत्ले आम करा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के बगैर 10 मिनट भी जो है इसराइल ये नरसंहार या जंग को जारी नहीं रख सकता, और अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर ही जो है बलबूते पे ये सब कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो हमास के खिलाफ हो या ईरान के खिलाफ हो, सभी चीजों के लिए।
तो इस लिहाज से ये जो है अपनी पीठ या दोनों की पीठ थपथपाने का ये गिव एंड टेक हो गया है। तो ट्रम्प को शाबाशी देके नोबेल प्राइज को नॉमिनेट करके उससे और कुछ कंसेशंस जरूर ये लेगा। पहले तो उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि ये जो करप्शन केसेस हैं उसको खत्म करो और इसको बरी कर दो बोल के वो डायरेक्ट अपील कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका के ऊपर इसराइल का इतना निर्भर है, अगर वहां का सदर बोलता है तो शायद कुछ हद तक असर होगा। तो दोबारा कुछ और प्रयास करेंगे कि हमारी हुकूमत को या मुझे वजीर आजम के पद पर रहने के लिए आप और मुमकिन कोशिश करिए, हम नोबेल प्राइज में करेंगे और आपकी बात हमास के सीज फायर के ऊपर मानेंगे। लेकिन ये गिव एंड टेक वो करेगा, क्योंकि नेतन्याहू के पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो जंगबंदी होती है और उसके बाद जो तवील गुफ्तगू की बातचीत हो रही है कि फाइनल अमन की तरफ या रिकंस्ट्रक्शन की तरफ गाजा में जो कुछ भी करना है वो बातचीत चलेगी, जो कि 2 महीने से ज्यादा भी हो सकती है। तो तब तक इजरायली हुकूमत गिर गई तो ये जरूर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे, क्योंकि उनके संगीन आरोप हैं उनके खिलाफ। और ये जंग को लेके और सीरिया से पीस एग्रीमेंट को लेके टाल रहे हैं वो हियरिंग। हर हफ्ता, 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी आगे देने के लिए मेरे ख्याल से तैयार नहीं होगी। तो इस लिहाज से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे अमन सीरिया के साथ हो या सऊदी अरब के साथ हो। वो कहेंगे बहुत नाजुक गुफ्तगू हो रही है, मुझे अपियर नहीं होना चाहिए, इसकी एग्जम्पशन जो बोल के कुछ ना कुछ तैयारी हो रही है। अच्छा, जी। ईरान की तरफ से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मुलाकात जो हो रही हुई उस पर वो नजर रखे हुए हैं और ईरान की तरफ से कुछ जिम्मेदारान ने ये कहा कि इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना चाहता है और ट्रंप उसे रोक नहीं पाएंगे। और अब से पहले ये भी कहते रहे कि ट्रंप और खुद अमेरिका ईरान पर हुए ताजा हमले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पिछली बार भी जब ईरान के खिलाफ इजराइल ने हमला किया था तो उससे बहुत कम वक्त पहले इन दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई थी और उसके फौरन बाद ये हमला हुआ था। क्या क्या ईरान का जो वो कंसर्न है वो जेन्युइन है? क्या वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि दुनिया को चाहिए कि इजराइल दोबारा जंग शुरू ना करे, उसे रोके? तो ये इसमें खौफ भी है। ईरान ये भी कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा। वहां भी इतना कमिटमेंट नजर आ रहा है। क्या आपको भी फिर से जंग शुरू होती हुई नजर आ रही है ईरान और इजराइल के बीच? मेरे ख्याल से फिलहाल इमीडिएट फ्यूचर में तो नहीं है, क्योंकि जो ईरान ने हमला किया इसराइल पे, जो ब्लोज, बॉडी ब्लोज बोलते हैं, हाँ। उतना शदीद और सीरियस था, तो उससे अभी रिकवर नहीं हुए हैं। कि वो अभी असेस कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमला कैसे हुआ, हमारी क्या कमियां थी, चाहे वो पैट्रियट मिसाइल्स में या आयरन डोम में या अंदरूनी खुफिया तौर पे किसने इंटेलिजेंस ईरान को मुहैया कराई इन ठिकानों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे खुफिया सिविलियन एरियाज में छुपे हुए थे, मसाद के और मिस्ट्री के वगैरह सब। तो इस लिहाज से जो है वो पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप इसराइल हमला करता है तो अगर दोबारा रिटालिएटरी स्ट्राइक ईरान करता है तो वो और को नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन और अमेरिका को डायरेक्ट मुलविस होने की जो है कोशिश लगातार हो रही है इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू पर्टिकुलरली। लेकिन जो है जो कमियां ईरान में थी एयर डिफेंस में, एक तो बहुत ही खराब एयर डिफेंस निकला, क्योंकि इसराइल जो है बहुत जल्द पूरे ईरान के ऊपर कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता था। तो उसके बाद अमेरिका भी इसमें
खुलेआम बमबारी करता था। तो ईरान का एयर डिफेंस जो है सबसे कमजोर निकला। दूसरी बात यह है कि खुद ईरान के अंदर इतने जासूस थे मसाद के, तो उन्होंने ईरानियन के साथ मिलके बहुत बड़े कामयाबी के साथ ये ड्रोन फैक्ट्री और मिसाइल अड्डे वगैरह सब खुफिया तौर पे उनको भी बर्बाद करने की साजिश करके उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो और तीसरी बात यह है कि ईरान जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट इसलिए समझता है कि वो पहले तो विक्टिम है बोल के पूरी दुनिया को पता है कि जस्टिस उसकी तरफ है, उसने प्रोवोक नहीं किया इजराइल को या अमेरिका को। ये क्लियर वायलेशन है यूएन चार्टर का, इंटरनेशनल लॉ का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, और बिला वजह ये हमला कर रहे हैं बोल के। तो ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, मॉरल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ काफी नहीं है। उसके साथ मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है, और जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास और आला तरीन मिसाइल्स हैं, उसको हम इस बार नहीं छोड़ेंगे, उसको भी इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका के अड्डों पे भी निशाना बनाएंगे। तो अब चूंकि रूस और चीन को भी पता चल गया कि अगर ईरान गिरता है तो उनके उनके ऊपर भी बहुत गंभीर नताइज होंगे, चाहे तेल का बंद होना या रेजिम चेंज होके और संगीन किस्म के डेवलपमेंट्स होना। तो रूस के लिए भी जो है खतरा है, क्योंकि अगर ईरान ईरान गिरता है तो 4-5 चीजें होती हैं। एक तो फौरन जो ट्रेड होता है, जो ड्रोन्स ईरान सप्लाई कर रहा है हजारों की तादाद में, वो बंद हो जाएंगी। दूसरा जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो चाबहार से लिंक करता है सेंट्रल एशिया को रशिया को, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तीसरा जो है, जो तिजारत कर रहे हैं अपने रूबल में और ईरानियन करेंसी में, जो भी मुहैया रूस को चाहिए, तो दुबई के जरिए ईरान इंपोर्ट करके वो रशिया को भी एक्सपोर्ट करता है सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ये भी रास्ता कट जाएगा। और जो चौथा है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, को भी तहस नहस कर देंगे ईरान अगर अमेरिका के कब्जे में आ जाता है। तो उसके तहत जो है उसके ताल्लुकात चीन से भी कमजोर हो जाएंगे, और सेंट्रल एशिया के जरिए चेचेनिया में, दागिस्तान में, जॉर्जिया में और अब्खाजिया में वहां भी गड़बड़ी करा के कमजोर करना चाहते हैं रूस को, क्योंकि यूक्रेन से उनकी दाल नहीं गल रही है। यूक्रेन में लगातार शिकस्त हो रही है यूक्रेन फौज की, और रशिया का पल्ला भारी है। तो ईरान के जरिए जो है, साउथ के जरिए रूस को कमजोर करना चाहते हैं, और वही मंसूबा चीन के खिलाफ भी करेंगे, सिंकियांग प्रोविंस और ईस्ट तुर्किस्तान को पूरे लेते हुए तिब्बतन एरिया तक, कश्मीर लद्दाख तक भी करना चाहते हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि ऐसी हालत में जब ट्रंप और नेतन्याहू पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इस मिनट कुछ कहेंगे, अगले मिनट कुछ कहेंगे। पिछली बार जब जंग शुरू हुई, ईरान के खिलाफ हमला हुआ, उससे 2 दिन बाद एक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शेड्यूल्ड थी, उस बीच में हमला हुआ। और यह भी कहा गया कि बगैर अमेरिका की मर्जी के इजराइल तो हमला कर ही नहीं सकता, लेकिन बाद में नेतन्याहू ने कहा कि हमने अमेरिका को बता दिया था। यानी मुसलसल झूठ और मक्कारी। दूसरी तरफ बयान आ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक ऑफिशियल को कोट करके कहा है कि एंड गेम जो है वो नो मोर हमास, यानी गाजा में हमास ना रहे और कुछ टाइम के लिए इजराइल उस पर पूरा कब्जा भी कर सकता है। एक और बयान है नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का, इतामर बिन गवीर का। उसने कहा है नेतन्याहू से कि ये जो बातचीत करने वाली टीम है, इसे वापस बुला लो, और हमारे पास एक ही हल है कि हमास को बिल्कुल भूखा मार दो, ये भूखे ही मारे जाएंगे, यही इसका हल है। तो जहां इस किस्म के हालात हों और ईरान एक कॉशस और रेडीनेस की हालत में हो कि किसी भी टाइम ईरान के खिलाफ हमला हो सकता है, इस सिचुएशन से निपटने के लिए ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पास रास्ते क्या क्या बचे हैं अपने सर्वाइवल के लिए और फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए? ईरान के पास कई रास्ते हैं। एक तो अभी
जिस तरीके से हूती अंसारुल्लाह जो बमबारी कर रहे हैं, उसमें प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, हम्म, सुपर हाइपरसोनिक, जो कि इसराइल के एयर डिफेंस को अवॉइड करके डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट और बीरशिबा और टेल अवीव और हाइफा की तरफ। तो इसमें जो है तेजी आएगी, और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और बंकर्स में भाग के जाएंगे यहूदी बचने के लिए। एक तो ये सिनारियो है। हम्म, दूसरा जो है, चाहे कितना भी नरसंहार करे गाजा में और कितने ही भूख से वहां लोग मरे या कत्ल हों, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी हमास की बढ़ रही है इतने लंबे तवील जंग के बाद और इतने कत्ले आम के बाद भी, कि हमास को लोग वहां के सपोर्ट करना चाहते हैं, कि इतने बुरी हालत में भी जो है हमास की पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। सब हैरान और परेशान है, इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी और अरब देश भी और मिस्र भी और पूरी दुनिया वाले, कि ये कुव्वत, ये ताकत कहाँ से आ रही है हमास में। और पूरे रास्ते नाकाबंदी हो गई है, मिस्र की तरफ से, समंदर की तरफ से, इजराइल की बॉर्डर की तरफ से, लेकिन फिर भी इनके पास असला का जखीरा इतना है कि हर दिन वो यहूदियों को मार रहे हैं, बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो रहे हैं और इतने जख्मी हो रहे हैं। तो ये कुव्वत के बारे में वाले जो है ये समझते हैं कि बेन गवीर और स्मोट्रिच की मासूम लोगों को खाना मुहैया नहीं करा के उनको मार देंगे बोल के, ये गलत फहमी है। हम्म, जो लड़ाकू हैं हमास के, वो अपना खाना जखीरा में छुपा के रखे हैं, वो तैयार होके आते हैं और सुरंगों में चले जाते हैं, जो कि इजराइल को अभी तक पता नहीं कि कहाँ से सुरंग जाता है, निकलता है और वापस जाते हैं बोल के। तो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने, हमास ने प्रोग्राम बनाया है कि इजराइल के कमांडर्स जो है वो हैरान और परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने बार भी हम गाजा को कब्जा करने के बाद, मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में लाने के बाद भी जो है यहाँ हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और हमास जो है जब भी सीज फायर होता है, उनके सिपाही सड़कों पे आ जाते हैं, कंट्रोल करते हैं और का इन्फ्लुएंस जूं का त्यों रहता है बोल के। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो समझते हैं कि उसामा बिन लादेन को मार दिया तो अलकायदा खत्म हो गया। हम्म, जो इराक में थे इस्लामिक स्टेट को, उनको मार दिया तो बगदादी को पूरा इस्लामिक स्टेट खत्म हो गया। हमास ऐसी चीज नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं इतने मुसम्मम इरादे से, तकलीफ से भी गुजरते हुए भी हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो हम्म, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो अपनी सरजमीन में ही रह के लड़ना चाहते हैं। और हमास को वो सोचते हैं कि हमास के जरिए ही हम इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। और हमास की वजह से ही जो है पूरी दुनिया अब उनके मसले को जो है सोच रही है गंभीरता से कि क्या करना है बोल के। चाहे वो ईरान का हमला हो या हूती का हमला हो, हिजबुल्लाह का जंग हो, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी बार मीटिंग हुई, जनरल असेंबली कितने बार रेजोल्यूशन हुए। और दुनिया में, पूरी दुनिया में फलस्तीन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। लोग जान गए हैं कि इसराइल क्या जारहाना काम कर रहा है और जो लिबरल डेमोक्रेसी का ढोंग मचाता है पूरी दुनिया में, और उसमें हवा निकल गई है। और पूरे दुनिया में जो लोग सड़कों पे आए हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर तरीके से, म्यूजिक फेस्टिवल में, सभी तरह की इसराइल की बर्बादी हो रही है, बदनामी हो रही है। तो इस लिहाज से जो है वो समझते हैं कि अगर हमास नहीं होता तो मोहम्मद अब्बास के जरिए ये इसको खत्म कर देते हैं, अरब दुनिया वाले मिलके, सऊदी अरब मिलके, जैसा इमारात, बहरीन और मोरक्को सब किए, तो धीरे धीरे वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ के लोग जानते हैं पूरे मीडिया के जरिए कि हमारा इशू जो है अभी कुचला नहीं गया है, वो आगे बढ़ रहा है। तो हमास का ही इसमें बहुत अहम रोल, किरदार है, बोल जानते हैं। बेशक। जी। और दाइश दाइश का जहां तक ताल्लुक है, आपने जिक्र किया, वो तो
उतनी तालमेल अमेरिका और इजराइल के साथ है, जो बहुत से सबूत सामने आ चुके। और सीरिया में जो जिसको प्रेसिडेंट बनाया, ये उन्हीं में से एक आदमी था। तो उनके उनके बीच में तो तालमेल बहुत बेहतर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमास बरसों जंग जारी रख सकता है, अब तक के ये इशारे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरा भी मानना यही है। और वो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो गलंट थे, उन्होंने भी साफ अल्फाज में कह के उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमारे आईडीएफ की बस की बात नहीं है, ये हम हमास को हरा नहीं सकते। ये हम दोबारा एक नहीं, दो बार नहीं, 25 बार भी अगर फौज गाजा में भेजेंगे तो हमास को खत्म करना नामुमकिन है, बोल के उन्होंने साफ तौर पर नेतन्याहू को बताया। लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि बमबारी करने से, बलबूते पे जो है इनको फाका करने से, खाना मना करने से वो सरेंडर हो जाएंगे या लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, बोल के ये गलत फहमी है में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ग्राउंड रियलिटी में, अच्छा कुछ अच्छा, और है। अब मैं आना चाहता हूं ब्रिक्स की तरफ। ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक तरह से इकट्ठे हुए मुल्क हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके बाद और बहुत से मुल्क मिल गए। अब एक तरफ तो ट्रंप ने यह कहा है कि ब्रिक्स में जो एंटी अमेरिका जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो जो मुल्क उनको सपोर्ट करेंगे उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा अमेरिका। इसी के साथ साथ खबर यह भी आ गई कि भारत अगला चेयरमैन है और ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है वो अगले साल भारत में होगा। मोदी जी व्हाइट हाउस में जाते हैं तो वहां भीगी बिल्ली की तरह से अपनी कोई बात कह ही नहीं पाते। अब भारत अगर ब्रिक्स को एक तरह से लीड करेगा तो क्या मोदी जी ब्रिक्स को कमजोर करने में अमेरिका की मदद करेंगे, या ब्रिक्स के उस शार्प जो एंटी अमेरिका जो रुख है उसको मजबूत कराने में कोई रोल अदा कर सकेंगे? क्या लगता है? देखिए, जो भी अभी तक भारत की हुकूमत कर रही है ब्रिक्स के जिसकी तरफ, दो चीजें हैं। एक तो पिछले ब्रिक्स समिट जो इसमें खजान में हुई पिछले साल रशिया में, तो उसमें दो चीजें उभर के आई। एक तो जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो अमेरिकन डोमिनेटेड है, उसको बाईपास करने का कैसा ये ब्रिक्स देश अपने आप में फाइनेंशियल सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा चीन और भारत या साउथ अफ्रीका। तो उनको जो है इस रूट से न्यूयॉर्क के जरिए चेक या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप डायरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी करेंसी में कर सकते हैं, बास्केट ऑफ करेंसी, डॉलर को छोड़ के, चाहे रूबल हो, रुपया हो या दूसरे युआन हो और रेनबिन हो चाइना का। तो इसको जो है भारत अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। रूस ने इस पे काफी मेहनत करके इसको प्रपोज करके, ये एक्शनेबल है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन भारत की इसमें पेशकदमी नहीं है, वो आगे पीछे हो रहा है अमेरिका के दबाव में आके। दूसरा जो है डॉलर को भी इस्तेमाल नहीं करना बोल के, वो भी प्रपोजल है रूस की तरफ से कि हम ज्यादातर जितना हो सके 90% से ज्यादा अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, चाहे वो तेल हो या बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। रूस तेल भारत को भेजेगा और जो चीजें रूस को चाहिए हम उसका वैल्यू फिक्स करके अपने हिसाब से हिसाब किताब करेंगे, बोलते जैसा चीन और रूस कर रहे हैं अब। क्योंकि 90% जो रूस और चीन की तिजारत है वो अपनी करेंसी में हो रहा है, और तेल भी जो ईरान बेचता है चीन को वो उनकी करेंसी में लेता है, चाइनीज करेंसी में। तो रूस भी ईरान के साथ अपनी करेंसी में, रूबल में और रियाल में हो रहा है। तो इसको जो है ब्रिक्स में धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है ब्रिक्स, जैसा ब्राजील लैटिन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, भारत साउथ एशिया में वगैरह सब, इंडोनेशिया से लेकर इजिप्ट, इथोपिया वगैरह। तो ये सिस्टम जो है
डॉलर को बाईपास करने का बहुत सारे लोग कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्र भी सपोर्ट किया, एक तरफ से इमारात भी सपोर्ट किया है, लेकिन भारत जो है खुलेआम इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, मुखालिफत कर रहा है और कह रहा है कि हम किसी भी हालत में डॉलर को बाईपास नहीं करना चाहते, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहते बोल के। तो ये दो चीजें जो है ये रूस को पसंद नहीं, चीन को पसंद नहीं और कुछ हद तक साउथ अफ्रीका को भी पसंद नहीं। हालांकि अभी ब्राजील इस पे फाइनल कमेंट या डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन दूसरे देश इंडोनेशिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है और इथोपिया भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है और ईरान तो उसके पीछे है। तो ये अमेरिका जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे फरवरी में वाशिंगटन को, उनकी मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स मर गया है बोल के। तो हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, सुन के कुछ नहीं बोले। तो अब जबकि 10% ब्रिक्स के देशों के पर डालना चाहता है ट्रंप और एंड अबाउट 25%, तो 35% हो जाएगा भारत पे भी या दूसरे देशों पे। तो ये एंटी अमेरिकन पॉलिसी उनके हिसाब से क्या है, जो कि दो मैं बताया अहम, एक तो स्विफ्ट सिस्टम और बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड उनकी करेंसी में। तीसरा जो है अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके नुक्ताचीनी हो जो भी वो कर रहा है, चाहे यूक्रेन में हो या ईरान पे हमला हुआ या इजराइल की नुक्ताचीनी ना करे बोल के, क्योंकि ये सब देश गाजा पे खंडन कर रहे हैं, ईरान के ऊपर हमला इजराइल का और अमेरिका का खंडन कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहता कि ये ब्रिक्स देश जो है अमेरिका की एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाए इस फोरम में, और दूसरे देशों को भी, जैसा उनके साथी हैं इमारात और मिस्र, दूसरे देश इंडोनेशिया भी मिलाएंगे। तो ये नहीं चाहता कि ये खंडन हो अमेरिका की पॉलिसी और मजम्मत करे ये देशों को लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो समझते हैं कि अमेरिका समझता है कि चीन जो है अपना जानी दुश्मन है, सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं लेकिन मिलिट्री पावर भी आगे चल के हमारा दुश्मन है, कॉम्पिटिटर से बढ़ के। तो रूस के साथ भी दुश्मनी मूल्य है, हालांकि बातचीत करते रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये ब्रिक्स का मेन जो इनिशिएटिव चाइना और इस रूस की तरफ से आया। तो अब चूंकि इंडिया का पोजीशन डुलमुल है और मजबूत नहीं है ब्रिक्स के हक में, तो अमेरिका के साथ मिलके करता है, क्वाड में भी चीन के खिलाफ स्टेटमेंट को साइन करते हैं। हालांकि अब G7 में उन्होंने इजराइल को निंदा करने से गुरेज करे, लेकिन ब्रिक्स की समिट में जाकर इजराइल का भी खंडन करते हैं और अमेरिका का हमला ईरान पे भी खंडन करते हैं। तो ये डबल पॉलिसी जो है रूस को और चीन को पसंद नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने कई बहुत अहम बातें की, जिसमें आपने कहा कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में जंग के इम्कानात कम हैं। आपने साथ साथ ये भी कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कातिल हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, नोबेल प्राइज के लिए बातें कर रहे हैं। और तीसरी बात आपने खास तौर पर यह कही कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो भारत के हाथ में आ रही है वो कई कमजोरियां हैं भारत की, जिसमें डॉलर की जगह दूसरी करेंसियों के में कारोबार करने पर या स्विफ्ट जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर वाला सिस्टम है कारोबार में, उसके अल्टरनेट के भी खिलाफ है भारत। तो इन कमजोर हाथों में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप में क्या कुछ होगा वो बहुत ही गैर यकीनी है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका भारत की इस चेयरमैनशिप को अपने हक में इस्तेमाल करे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।